रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की क्लास हम लोग की कंटिन्यू चल रही थी और डेली अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग पढ़ रहे थे। आज की जो क्लास है ये पर्टिकुलर एक टॉपिक पर नहीं है, बल्कि इस चैप्टर में जो प्रश्न उत्तर हैं आपके, उसमें कुछ प्रश्न मुझे ऐसे लगे जो शायद मेरे टॉपिक में पूरी तरह कवर नहीं हो पाए, इसलिए उन प्रश्न उत्तर को मैंने अलग से निकाल लिया है, उन क्वेश्चन आंसर्स को, और वो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो लेक्चर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं। ये आप लोगों के किताब बुक में स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को एक बर्नर के ज़रिए से जलाया जा रहा है। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो डाला है, इसके ज़रिए से आप लोग उसको आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर ये आपको चित्र नज़र आ रहा है, इसमें आप लोग को बता रखा है कि एक चिमटे से पकड़कर और बर्नर एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है बर्नर के ज़रिए से, और फिर इसका जलकर जो राख है वो यहाँ पर इस बाउल में इकट्ठी की जाती है। इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि जब इस मैग्नीशियम रिबन जो है, ये मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको जलाते हैं तो जलाने से पहले इसको ना अच्छे से रेजमाल पेपर से, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, उससे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ क्यों किया जाता है? तो सिंपल सी चीज़ है कि ये मैग्नीशियम रिबन जो है, ये चूँकि वायु के संपर्क में अगर होती है तो इसके ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जब हम लोग इसको रेजमाल पेपर से साफ़ कर लेंगे तो वो ऑक्साइड की जो परत है वो इसमें से निकल जाती है और मैग्नीशियम जो है आसानी से जल जाता है, वरना वो जलने में उसको अवरोध उत्पन्न करेगा। इसीलिए जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट आप लोग को दिया हुआ है, जल का विद्युत अपघटन वाली एक प्रोसेस दे रखी है। तो उसमें दो परखनलियाँ हम लोग लगाते हैं और उन दोनों परखनली में गैस इकट्ठा हो जाती है। तो उन दोनों परखनली में जो गैस इकट्ठा होती है तो एक में कम और एक में ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों है? ये हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऊपर वाला आप लोग का क्वेश्चन है। एक मिनट, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, इसका कलर जो है सेम हो रहा है। तो ये ऊपर जो है एक क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर में कि जो दो परखनलियाँ हैं और जब विद्युत अपघटनी विधि लगाई जाती है तो इन दोनों परखनली में, एक परखनली में कम और एक परखनली में ज़्यादा क्यों आते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोग को छोटा जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम लोग देखेंगे कि इस परखनली में जो पानी था वो पानी निकलकर बाहर हो जाता है और इन परखनली में अलग अलग गैसेस भर जाती हैं। एक में जो है हाइड्रोजन गैस भर जाएगी, एक में ऑक्सीजन। पानी है, पानी होता है हम लोग का H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो विलयन जो लिया गया है इसमें कुछ बूंदें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाई जाती हैं। इस विलयन में कुछ बूंदें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाई जाती है। जब विद्युत अपघटन स्टार्ट होता है तो दोनों में से पानी निकलकर बाहर मग में चला जाएगा, परखनली में से निकलकर, और इसमें हम लोगों को जो है बुलबुले टाइप नज़र आएंगे दोनों परखनलियों में। एक में ज़्यादा भर जाएगा, एक में कम भर जाएगा।
जिसमें ज़्यादा भरा हुआ है वो हाइड्रोजन है, जिसमें कम भरा हुआ है वो ऑक्सीजन है। हम लोगों का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो परखनली में जो एकत्रित गैस हो रही है उन दोनों में एक की मात्रा दूसरी से दुगनी कैसे हो सकती है और ये दोनों गैसेस कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर बताया हुआ है कि जल की विद्युत अपघटनी उसमें विधि में ये प्रोसेस होती है। H2O पानी होता है, विद्युत अपघटन करा तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, एक में हाइड्रोजन आ जाता है, एक में ऑक्सीजन आ जाता है। हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 दूना 4। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 दूना 4 मतलब 4 परमाणु हाइड्रोजन के लिए गए और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तब चूंकि नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, इसलिए एक परख नली में जिसमें ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और उससे डायरेक्ट डबल 4 मतलब हाइड्रोजन की मात्रा होगी। इसलिए जो है एक परख नली में आधा और एक परख नली में उससे डबल जो है मात्रा इसकी होती है। ठीक है, तो ये दोगुनी पाई जाने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ आप लोग का क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ये एक अच्छा प्रश्न है कि श्वसन जो है जो हम सांस लेते हैं ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है वो बताना है हम लोग को। श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें जो कारक की क्रिया के बाद में जो उत्पाद बनता है उसके साथ में ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। जो भी उत्पाद बनेगा उसके साथ में ऊर्जा भी बनेगी, ये हम लोगों की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। तो श्वसन जो है वो किस तरह से एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। असल में हम लोग जो खाना खाते हैं और पाचन क्रियाएं जो होती हैं तो उस दौरान में ये जो खाना खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसमें जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटने के बाद जो है उसके ज़रिए से ग्लूकोज बन जाता है। जब ग्लूकोज हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जाता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं से जो ऑक्सीजन होती है, जब हम लोग ऑक्सीजन गैस जो ग्रहण करते हैं सांस लेते हुए, ऑक्सीजन लेते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो हम लोगों ने ग्रहण करी है तो ये ग्लूकोज जो है उस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, अब जब इससे क्रिया करेगा और इसके बाद में हम लोग खाना खाया या खाने से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इससे जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ में हम लोगों को ऊर्जा भी मिलेगी जिसके ज़रिए से हम लोगों का शरीर जो है काम करता है। इसलिए हमारे श्वसन को, सांस लेने को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसके आखिर में हम लोगों को एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक तत्व के बारे में पूछा हुआ है कि एक तत्व है जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है। ठीक है, उसका नाम हम लोग को नहीं बताया गया इसलिए एक से उसको प्रदर्शित किया गया है। उसको वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करें, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को अगर आग जलाना है तो वायु की उपस्थिति में ही जल सकती है। अगर हम लोग पूरा निर्वात बना दें या वायु वहाँ से ख़त्म कर दें तो फिर वो चीज़ जल नहीं पाएगी। तो कोई भी चीज़ को वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे, अगर कोई एक पदार्थ जिसका पूछ रखा है एक चमकदार तत्व है एक्स, तो उसको गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इस तत्व एक्स के इसके तत्व का जो यौगिक जो बना है जो काले रंग का, उसका हम लोग को नाम भी इसको बताना है। ठीक है, तो बात समझ लीजिए कि ये जो तत्व है जिसके बारे में बात कल चल रही है कि इसको जलाया गया है जो भूरे रंग का चमकदार है वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर ही एक ऐसा तत्व होता है जो भूरे रंग का और चमकदार तत्व होता है। कॉपर एक ऐसा तत्व है जो भूरे रंग का चमकदार होता है। इसको याद रख लीजिए, आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स में भी आया तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये काले रंग का हो जाएगा। आप लोग ने देखा होगा कि घर में जो हम लोग के वायर लगे होते हैं कॉपर वायर, जब अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया एकदम से अचानक से, तो उसको हम लोग देखते हैं वो तार जो है ना काले पड़ जाते हैं, है ना। ये इसी तरह की चीज़ है कि उसको हम लोगों ने जब गर्म करा तो वो जो है ना काले रंग का पड़ जाता है। ठीक, काला कैसे पड़ा, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो काले रंग का जो पदार्थ मिल रहा है, ब्लैक कलर का जो पदार्थ हम लोग को जो लास्ट में मिल रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड होता है। जो ब्लैक कलर का जो पदार्थ होता है ये कॉपर ऑक्साइड होता है। अब आप घर पे कभी इस तरह तार देखें जो जल चुका है या शॉर्ट सर्किट की वजह जल गया है, वो ब्लैक हो गया है, तो वो कॉपर की बजाय कॉपर ऑक्साइड का जो है यौगिक, कॉपर वो यौगिक जो है कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं आप लोग को थोड़ा बहुत कल बता चुका हूँ, फिर भी हम लोग देखते हैं कि लोहे की जो वस्तुएं हैं उनको पेंट करके क्यों रखा जाता है। लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको पेंट करके क्यों रखा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, संचारण। संचारण मैंने आप लोग को बताया था। उपचयन हम लोगों ने एक्चुअल में पढ़ा था। उपचयन में कोई भी पदार्थ का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है या ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाता है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। तो संचारण जो है उसका एक कारण था कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ जुड़ती है तो उसका संचारण होने लग जाता है। इसके एग्जांपल मैंने आप लोग को दिए थे कि लोहा है उसके ऊपर जंग लग जाता है, या चांदी है तो वो थोड़ा सा काली पड़ने लग जाती है, या हम लोग का तांबा जो होता है उसमें हरे रंग की परत जो है आसपास में जमने लग जाती है, इसको संचारण बोलते हैं। तो लोहे को बचाने के लिए, लोहे को संचारण से या जंग लगने से बचाने के लिए सिंपल सी मेथड होती है, उसको पेंट कर दें। आपके घर में दरवाज़ा या खिड़की या कोई टेबल या इस तरह की कोई भी चीज़ लोहे की होगी, या आपकी बाइक है, साइकिल है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो आप लोग देखेंगे कि जिस जगह पर पेंट किया हुआ है वो जगह जो है इसकी ख़राब नहीं होती है, लेकिन जिस जगह पर पेंट नहीं किया हुआ है उस जगह पर जंग लगना आसान होता है। असल में क्या होता है कि हम लोग जब पेंट लगा देते हैं तो लोहे का जो पदार्थ है उसके ऊपरी भाग पे पेंट लग गया, अब वो ऊपरी भाग जो है ना उसका छुप जाता है ना, डायरेक्ट जो है वायु के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट उससे संपर्क में नहीं आएगा। उसका संपर्क जो है वायु से डायरेक्ट टूट गया, बीच में एक पेंट की परत आ गई। अब इसकी पेंट की परत आ गई तो फिर वो जो है उसका संचारण नहीं हो पाएगा। तो संचारण हो इसलिए रहा था कि वो फेरस, Fe, आयरन, लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मैं बता चुका हूँ, फेरस जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और ये फेरस ऑक्साइड जो है वो जंग होता है। ठीक है, तो इसको जंग से बचाने के लिए हम लोग इस लोहे को पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसके ऊपर, और उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट हवा से हो सकता है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, और इसी के ज़रिए से, पेंट के ज़रिए से हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, आपको संचारण से लोहे को बचाने की अगर मेथड का भी पूछा जाए तो उसमें अलग अलग चीज़ों में एक ये भी है कि उसको पेंट किया, ऑयल लगा के रख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं उसमें। हम लोग का एक ये भी है कि हम लोग उसको पेंट करके रख सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोग का, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये भी मैं आप लोग को कल बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग उसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। कल आप लोगों को मैंने संचारण के साथ में एक और चीज़ बताई थी, उसको बोला था विकृत गंधिता। आप लोग को मैंने बताया था विकृत गंधिता। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो तली हुई जो चीज़ें होती हैं, है ना, हम लोग मार्केट से जो चीज़ें लेते हैं, मार्केट से जो भी आप चीज़ें लेते हैं, चिप्स है, नमकीन आइटम है, या दीगर जो चीज़ें हैं, उसमें से ऑक्सीजन या गैस को, या जो हवा जो होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जो भी वसा, जो भी पदार्थ है, जो तले हुए जो चीज़ें होती हैं, उसमें से ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दी जाती है। उसकी वजह भी मैंने आप लोग को कल बताई थी कि ऑक्सीजन से जब ये चीज़ें क्रिया करती हैं या ऑक्सीजन के जब संपर्क में आती है, हम लोग जब तली हुई चीज़ों को खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, और कुछ ही दिनों में हम लोग उसमें देखेंगे कि उसमें गंध आने लग जाती है ना। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरह की उसमें गंध आने लग जाती है। उसके अंदर का जो तेल है, जो वसा, कुछ भी वसा युक्त कुछ भी चीज़ है, तेल है, घी है, इस तरह कोई भी चीज़ है, वो गंध मारने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो हम लोग अगर उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे और नाइट्रोजन अगर उसकी जगह हम लोग डाल देंगे तो नाइट्रोजन इस गंध को आने से बचा देता है। इसलिए तेल और वसा युक्त चीज़ों को वायु रोधी बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखते हैं जहाँ पर जो है उसके अंदर हवा नहीं पहुँच सके। इसके ज़रिए से इसको उपचयन की गति कम हो जाती है। उपचयन वही जिसमें ऑक्सीजन जो है उससे उसमें जुड़ जाता है। ठीक ऐसा करने से जो तेल और वसा युक्त जो भी चीज़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन हम लोग उसके बाद मिला देते हैं। इसके ज़रिए से उसमें उपचयन नहीं होता है, वो चीज़ों में विकृत गंधिता पैदा नहीं होती है और वो चीज़ें जो है विकृत गंधिता से बच जाती है। तो ये आप लोगों के कुछ प्रश्न थे जो मुझे लगा कि शायद इसको आप लोगों को समझना चाहिए, और ये मेरी वीडियोज़ में कवर नहीं हो रहे थे, इसलिए इस वीडियो को अलग से मैंने बनाकर इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डायरेक्टली बात करके इसके बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।